हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एससी सर फिजिक्स इज कंसेप्ट ऑफ द वीडियो। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन से संबंधित कुछ इलस्ट्रेशन के बारे में बात की थी और उसके बाद में TIR जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके बारे में पढ़ा था और उसके बाद में वो TIR से के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। यानी कुल मिलाकर के अभी तक हमने जो पढ़ा था वो जो रिफ्रैक्शन है वो एक प्लेन सरफेस से पढ़ा था, जबकि आज हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, यानी कि एक वक्रीय सरफेस से हम अपन इससे क्या करवाएंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे। कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट अस हम स्टार्ट करते हैं कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ देखिए, मान लो ये कोई एक सरफेस है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैंने मान लिया μ2 और इसके इस साइड में है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है μ1। ये जो सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, न कि स्फेरिकल मिरर। यानी कि सबसे पहले हमने जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो उस रिफ्लेक्शन को सबसे पहले वो प्लेन मिरर से करवाया था, उसके बाद में रिफ्लेक्शन को है वो स्फेरिकल मिरर से करवाया था। ठीक उसी प्रकार से हम अब क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन में अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो क्या किया था, रिफ्रैक्शन को है वो प्लेन सरफेस से किया था। अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम है वो स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो सरफेस है वो एक स्फेरिकल सरफेस है और इसके इस साइड के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है और इस साइड के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है μ1। ये इसकी क्या है, एक प्रिंसिपल अक्ष मान लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा C और इसका जो मिड पॉइंट इसको मैंने मान लिया पॉइंट P। यहाँ पे कोई पड़ा है ऑब्जेक्ट O, तब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से कोई रे है इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी जिसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और पहले ही बता चुका हूं कि स्फेरिकल जो भी सरफेस होते हैं उसके अंदर जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। तो यहां से इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। इस इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल I। अब नियमानुसार ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, बट ये जो सरफेस है वो स्फेरिकल है और इसके इस साइड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है और इस साइड में μ1 है और ये माना गया है कि μ1 है वो क्या है लेस देन μ2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम होगा ऑन कंपैरिजन दिस, यानी कि ये रेयरर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। अब यहाँ से जो रे है वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है और जब भी रे है वो रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तब वो है वो इस नॉर्मल के क्लोज आ जाती है रे। सो यहाँ से रे है वो कुछ इस जाने यहाँ चाहिए थी, इससे कुछ झुक जाएगी, फाइनली ये इस साइड में आकर के इस पॉइंट पर क्या बनाएगी, इमेज। अब रे डायग्राम की बात करें तो एक रे यहाँ से आई है और दूसरी रे वो मान लो यहाँ से पास होती हुई इस बिंदु पर जाके मिली होगी और फाइनली यहाँ पे क्या बनाया होगा, इमेज बनाई होगी। ये बन जाएगी इसकी इमेज। अब यहाँ से ये जो एंगल है इस रिफ्लेक्टेड रे का इस नॉर्मल के साथ में इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल स्मॉल r। अब हम जानते हैं यहां से मैंने एक नॉर्मल खींच लिया, परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को मैंने मान लिया m और इस पॉइंट को हमने मान लिया n। इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, इस एंगल को हमने मान लिया बीटा और इस एंगल को हमने मान लिया गामा। अब यहां से देखिए कि ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे u।
और इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है इसको लिखेंगे कैपिटल आर, और इसी पॉइंट से जो इमेज की जो डिस्टेंस है इसको पढ़ा जाता है स्मॉल वी। अब अगर हम इसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स यूज करें तो यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल के अंदर कौन सा ओ एम एन, ट्राइंगल ओ एम एन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ओ एम एन में, तो इसके अंदर बच्चों क्या हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन, और अपॉन में हो जाएगा ओ एन। अब बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम पहले में बता चुका हूँ कि अपने जो बोर्ड के कोर्स के अंदर जितने भी बातें हम करेंगे उसके अंदर रे कैसी मानेंगे, पैराक्सियल रे मानेंगे, और पैराक्सियल जो रे होती है वो सारी की सारी रे है वो इस प्रिंसिपल अक्ष के बिल्कुल क्लोज होती है, और प्रिंसिपल अक्ष के बिल्कुल क्लोज होगी उस कंडीशन के अंदर ये जो रे है वो यहाँ से जाएगी बिल्कुल क्लोज, उस कंडीशन के अंदर इस ये जो एंगल होंगे वो सारे एंगल वेरी वेरी स्मॉल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो स्फेरिकल पार्ट है और ये जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दोनों डिस्टेंस है इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डेरिवेशन कर रहे हैं वहाँ पे दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो रे होगी वो पैराक्सियल रे होगी, और जो पैराक्सियल रे होती है वो प्रिंसिपल अक्ष के बिल्कुल क्लोज होती है, और इस प्रिंसिपल अक्ष के बिल्कुल क्लोज होगी तो उस कंडीशन के अंदर ये जो एंगल बनेंगे वो सारे एंगल वेरी स्मॉल होंगे। साथ ही साथ उसके जो स्फेरिकल पार्ट है और जो नॉर्मल है इन दोनों की डिस्टेंस के बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ जो टेन अल्फा एम एन है तो इस डिस्टेंस में और ये जो स्फेरिकल डिस्टेंस है एम पी इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए एम एन को मैं क्या लिख सकता हूँ एम पी लिख सकता हूँ, और जब ये एम पी बन जाएगा उस कंडीशन के अंदर ओ एन है वो क्या बन जाएगा ओ पी बन जाएगा। उसके साथ ही साथ कि अगर एंगल बिल्कुल छोटे है ये एंगल अल्फा बिल्कुल छोटा होगा उस कंडीशन के अंदर टेन अल्फा को मैं केवल अल्फा लिख सकता हूँ, थीटा को टेन थीटा को थीटा में लिख सकता हूँ, तो यहाँ से अल्फा हो जाएगा फाइनली एम पी अपॉन हो जाएगा ओ पी, यहाँ से मिल गया अल्फा। ठीक इसी तरीके से मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, कौन सा ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल हो जाएगा एम सी एन या एम एन सी, तो ट्राइंगल एम एन सी के अंदर अगर बात करूं तो यहाँ से भी हो जाएगा क्या टेन बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन अपॉन में हो जाएगा एन सी। अगेन अगर एंगल बिल्कुल छोटा है तो टेन एंगल को क्या सिर्फ एंगल लिख सकता हूँ और एम एन को मैं एन पी लिख सकता हूँ और एन सी को मैं पी सी लिख सकता हूँ। सो अगेन यहाँ से एम एन बन जाएगा एम पी और जो एन सी है वो बन जाएगा पी सी, और टेन बीटा को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम पी बट्टा पी सी, ये मिल गया हमें बीटा। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर ट्राइंगल इस ट्राइंगल की बात करूँ कौन सा एम आई एन, तो यहाँ से हो जाएगा ट्राइंगल कौन सा एम एन और आई के अंदर बात करें तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ कि जो बीटा होगा, सॉरी यहाँ पे गामा है, तो सो जो गामा है वो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा एम एन को मैं लिख दूंगा एम पी, तो यहाँ से बन जाएगा एम पी और अपॉन में हो जाएगा पी आई, तो यहाँ से बन जाएगा पी आई, ये हमें मिल गया गामा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में बच्चों यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के अंदर
ये जो ट्राइंगल इसके अंदर ये क्या है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, और ये जो एंगल है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल आई। तब यहाँ देखिए ये जो एक्सट्रियल एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इसलिए हम जानते हैं कि जो एक्सट्रियल एंगल जो होता है आई, वह दोनों इंटीरियर एंगल के एडिशन या योग के बराबर होता है। सो यहाँ से मिल जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक इसी तरीके से अगर इस ट्राइंगल के अंदर देखा जाए, ये ट्राइंगल यहाँ देखिए, इस ट्राइंगल की अगर बात करूँ तो ये रहे इस डायरेक्शन में और ये आ गई इस डायरेक्शन में, और अगर इसको यहाँ से मिला लिया जाए तो ये जो एंगल है वो क्या है, बीटा, और ये जो एंगल है वो गामा, और ये जो एंगल है वो क्या है, स्मॉल आर। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो एंगल बीटा है वो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा और जो गामा और जो आर है वो इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। सो अगेन जो एक्सटीरियर एंगल जो बीटा है वो दोनों के एडिशन के बराबर, तो गामा प्लस क्या हो जाएगा, आर। ये मिल गया हमारे को। अब अगर हम स्नेल्स लॉ को अगर यूज करें तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ कहता है, तो यहाँ से फाइनली मैं और कुछ लिख सकता हूँ कि जो आर होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, बीटा माइनस गामा। अब यहाँ से देखिए अगर स्नेल्स लॉ यूज करूँ तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। सो μ1 साइन आई, तो यहाँ पे साइन आई जो है ये अगर एंगल छोटा है तो साइन आई को मैं भी आई लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा सिर्फ क्या, आई इज इक्वल टू μ2, और साइन आर को क्या लिख सकता हूँ, ओनली आर। सो μ1 साइन आई, और आई की वैल्यू यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा, अगेन μ2, और जो साइन आर को सिर्फ आर, और आर यहाँ से क्या मिल जाएगा, बीटा माइनस गामा। अब अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की अगर वैल्यू पुट करूँ तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, μ1, तो यहाँ से मिलेगा μ1 कोष्टक में आ जाएगा कि अल्फा यहाँ से क्या मिला है, MP अपॉन OP, तो यहाँ से हो जाएगा MP अपॉन OP प्लस जो बीटा है वो यहाँ से मिला MP अपॉन में क्या हो जाएगा, PC, कोष्टक 1 हो जाएगा इज इक्वल टू μ2। सो μ2 अगेन कोष्टक बीटा यहाँ से अगेन क्या मिल जाएगा, MP अपॉन PC, तो यहाँ से MP अपॉन PC प्लस माइनस क्या है, गामा, और गामा फ्रॉम ईयर MP अपॉन PI, तो यहाँ से हो जाएगा MP अपॉन PI। अब यहाँ से बच्चों μ1 इंटू MP में अगर कोष्टक के बाहर ले लूँ तो पीछे रहेगा 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 इंटू MP, यहाँ से बाहर ले लिया तो पीछे रहेगा 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। यहाँ से MP से MP कैंसिल हो जाएगा, तो μ1 इंटू कोष्टक 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू μ2 कोष्टक 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। अब अगर मैं बच्चों वैल्यू अगर पुट करूं तो यहाँ से देखिए,
यहाँ से कोष्टक और साइन कन्वेंशन का भी मैं यूज करूंगा साथ ही साथ। तो यहाँ से हो जाएगा 1/OP। तो यहाँ देखिए OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो रे के क्या है, अपोजिट है। रे इस डायरेक्शन से आ रही है, सो ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो मैं OP को लिखूंगा माइनस का U, फिर हो जाएगा प्लस 1/PC। तो PC क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R बन जाएगा। तो ये इस साइड में डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सो फाइनली मैं लिखूंगा 1/R इज इक्वल टू μ2 कोष्टक 1/PC। PC अगेन क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस साइड में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो R माइनस 1/PI। तो PI यहाँ क्या है, इमेज डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। सो फाइनली मैं लिखूंगा V। अब अगर मैं इस म्यू को अंदर लेके चला जाऊं तो यहाँ से हो जाएगा μ1 माइनस का U, μ1 माइनस का U प्लस μ1 हो जाएगा R इज इक्वल टू μ2 माइनस हो जाएगा μ2 इस चीज़ को मैं उस साइड में लेके आऊँ तो यहाँ से हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 तो अगेन यहाँ से हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और अपॉन में हो जाएगा R। बच्चा पार्टी, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला या अपवर्तन सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। बड़ा सिंपल है कि μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R, और उसमें भी इस चीज़ को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है पावर फैक्टर। ये पूरा जो फॉर्मूला है उसको बोला जाता है स्फेरिकल सरफेस के लिए है वो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, और इसके अंदर μ2 माइनस μ1 जो अपॉन R है इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। अब यहाँ पे याद कैसे करना है, ऐसे याद करोगे कि म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे इमेज बनती है तो ये गलत हो जाएगा, और ये बोलोगे कि μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर ऑब्जेक्ट हो तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस कंडीशन के अंदर इमेज वर्चुअल बनेगी उस कंडीशन में ये यूज करोगे तो ये उल्टे हो जाते हैं। तो याद कैसे करोगे, यानी कि μ2 यहाँ लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जा रही है कि μ2 है वो लिख देता हूं कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां रे है वो जहा रही हो। ये आपकी याद करने के लिए है। और μ1 है वो क्या हो जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे है वो आ रही हो। ये दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है बट याद करने के लिए है कि μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे रे जा रही है, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से रे आ रही है। इस चीज़ को अच्छे से माइंड में रखना तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके अलावा एक चीज़, यहाँ पे जितने भी मान पुट करेंगे इस फॉर्मूले में उसके अंदर साइन कन्वेंशन का हम यूज करेंगे। और देखना ये लेंस के लिए जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि लेंस की कंडीशन के अंदर अगर U और V दोनों सेम अगर सिंक है,
वापिस u और v दोनों सेम साइन के हैं, इसका मतलब वो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और u की और v की जो डायरेक्शन चेंज है, अर्थात v ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो v अगर पॉजिटिव बन जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज रियल होगी। और u ऑलवेज नेगेटिव और v भी अगर नेगेटिव बन जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ये जो चीज़ है वो मैं ओनली लेंस के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं मिरर के लिए बात करूँ तो मिरर के केस के अंदर u ऑलवेज नेगेटिव और अगर v भी अगर नेगेटिव बनता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज कैसी बनती थी, रियल बनती थी। जबकि u ऑलवेज नेगेटिव और v अगर पॉजिटिव बनता था तो उस केस के अंदर इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी। तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी कि इमेज एक्चुअली बन कैसी रही है। तो आपको याद ऐसे करना है कि u यहाँ मैं लिख देता हूं कि u और v बहुत क्या है, सेम साइन। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। और इसका उल्टा क्या आ जाएगा, अगर u और v क्या है, अपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर इमेज कैसी बनेगी, रियल। ये याद रखने की बात है। u ऑलवेज नेगेटिव होगा, अगर v भी क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो उस कंडीशन के अंदर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और u ऑलवेज नेगेटिव और v अगर पॉजिटिव बन जाता है तो उस कंडीशन के इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और mu2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से रे है वो जहाँ रे जा रही है, और mu1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से रे आ रही है। अगर ये दो चीज़ अगर दिमाग में अच्छे से फिट है और इसके अंदर जो मान पुट करेंगे इस फॉर्मूले में वो साइन के साथ में करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है कि स्फेरिकल सरफेस के लिए है वो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेराइव करो। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं करना, स्फेरिकल जो सरफेस लेना है, एक साइड में mu2 मीडियम और दूसरी साइड में mu1, वहां पे इसके प्रिंसिपल एक्स पे ऑब्जेक्ट रख देना है, वहां से एक रे ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करिए किस पर, स्फेरिकल सरफेस पे, और वहां से है वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाने की वजह से वो किसी पॉइंट पे जाके इमेज बनाएगी और इस नॉर्मल के क्लोज आ जाएगी। और इस एंगल को है वो अल्फा मान लेना, इसको बीटा और इसको गामा। उसके बाद में ये जितने भी बातें कर रहे हैं इसको अच्छे से दिमाग में रखना, जितनी बातें कर रहे हैं वो पैराक्सियल रे के लिए कर रहे हैं, और पैराक्सियल रे जो प्रिंसिपल एक्स के बिल्कुल क्लोज होती है। सो उस कंडीशन की दो चीज़ें हैं कि जो एंगल बनेंगे वो जितने भी एंगल बनेंगे वो प्रिंसिपल एक्स के साथ में रह के वो सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, वेरी स्मॉल होंगे। और एंगल वेरी स्मॉल होते उस कंडीशन के अंदर 10 एंगल को केवल एंगल और उसी को केवल साइन एंगल या सिर्फ एंगल भी हम लिख सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ जो स्फेरिकल सरफेस है उस डिस्टेंस की और नॉर्मल डिस्टेंस इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इस चीज़ को अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में एक बार 10 वैल्यू को, एक बार अल्फा वैल्यू को बीटा वैल्यू और गामा वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में एक्सटीरियर जो एंगल है उसका जो योग है वो हमेशा दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। उस कंसेप्ट से आई है वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और यहाँ से जो बीटा है वो आर प्लस गामा हो जाएगा। हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ को यूज करना है तो मुझे क्या चाहिए, आई और आर यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल चाहिए। सो यहाँ से मैंने वापस अगन ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स यूज करके आर की वैल्यू निकाल दी। आर मुझे मालूम है और आई मुझे मालूम है, मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया और बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ मैंने अल्फा बीटा के जो मान पुट कर दिए और फाइनली में क्या मिला, mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। ये जो फॉर्मूला है ये इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। और उसके अंदर जो mu2 माइनस mu1 अपॉन r है उसको बोलता है पावर फैक्टर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको नोट करिए। उसके बाद इस बेस पर दो छोटे छोटे बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों हमारे पास में दो क्वेश्चन हैं,
इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास में। क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, जो यहाँ पे इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी और उसकी नेचर क्या होगी, कि इमेज वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। और इससे में ये भी क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन और नेचर। यहाँ पे देखो स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है और इस साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, और जो स्फेरिकल जो ये सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 10 सेंटीमीटर, और इसके इस साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वो है 1, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रिंसिपल अक्ष में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और ये जो क्वेश्चन है इसको बाद में सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन चीज़ है उसको सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ देखिए कि स्फेरिकल सरफेस है और ये कैसा है, कॉन्वेक्स लग रहा है, इसलिए इस साइड के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और ये डिस्टेंस है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे C होगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन जाएगी, रेडियस क्या बन जाएगी R इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो R है वो इस साइड में कैसा होगा, पॉजिटिव, सो आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर, रेडियस मालूम पड़ गई। उसके बाद में जो μ1 है वो कितना दिया हुआ है 1, और जो μ2 है वो कितना दिया हुआ है 1.5। अगेन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, रे हमेशा इस डायरेक्शन से आएगी, इसलिए रे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, न्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ से जो u है इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगर अब मैं फॉर्मूला यूज करूं तो हमारे पास में जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब यहाँ पे जो मुझे वैल्यू पुट करनी है वो विथ साइन करनी है, सो μ2 यहाँ से क्या हो जाएगा 1.5, तो यहाँ से हो गया 1.5 अपॉन v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस μ1 की वैल्यू 1 अपॉन u यहाँ से हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू μ2, सो 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव की 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5 अपॉन में हो जाएगा 10, और ये उस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस का 30 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये उस साइड एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 अपॉन v और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में हो जाएगा 10। तो यहाँ से 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 अपॉन 10 और माइनस का 1 अपॉन 30। तो यहाँ से 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 30 और यहाँ से हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 0.5 माइनस के अंदर हो जाएगा 1, तो यहाँ से 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा 30। तो फाइनली यहाँ से मिलेगा 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में हो जाएगा 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1.5 इंटू 30 इज इक्वल टू 0.5v, तो v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 30 अपॉन में हो जाएगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, सो v इज इक्वल टू क्या आ गया 90 सेंटीमीटर। अब बच्चा पार्टी यहाँ ये देखना है कि v की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ से v जो मिला है वो कैसा मिला है, पॉजिटिव और 90 सेंटीमीटर। मैं पहले से बोल चुका हूँ कि लेंस के अंदर
अगर u ऑलवेज नेगेटिव होगा, अगर u नेगेटिव है और v अगर क्या मिल जाता है नेगेटिव, तो उस कंडीशन के अंदर जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। और u ऑलवेज नेगेटिव होगा और v अगर पॉजिटिव बन जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो यहाँ पे जो इमेज कैसी बन जाएगी, इमेज बन जाएगी रियल। ये v का पॉजिटिव होना हमें शो कर रहा है कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल। तो नेचर कैसी हो गई, रियल। और उसके साथ में जो पोजीशन है वो इस स्फेरिकल जो सरफेस है इसके राइट साइड के अंदर कितने डिस्टेंस पे बनेगी, v इजिकल टू 90 सेंटीमीटर पर। अब अगर कैसे बनी होगी, इसके रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ से देखिए, एक रे यहाँ से गई होगी इस सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ से अगर मिला लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इसका नॉर्मल बन जाएगा। ये एंगल इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और जो रे जो जहां जानी चाहिए थी वहां नहीं जाएगी, क्योंकि ये मीडियम क्या रेयर है और ये मीडियम डेंसर है। सो इस नॉर्मल की ओर झुकेगी और फाइनली यहाँ पे आकर के किसी पॉइंट पर इमेज बनी होगी और एक रे यहाँ से गई होगी, इन दोनों ने इस बिंदु पर क्या किया होगा, कट किया होगा। तो यहाँ पे जो रे है, दो रे, वो एक्चुअल में क्या कर रही है, कट कर रही है। सो इमेज जहां पर भी दो रे है वो एक्चुअल में कट करती है, वहां पे इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। ये बन गई इसकी इमेज। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। यहाँ पे क्या है, इस रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ये हमारा मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसके साइड में जो म्यू है वो 4/3 है। और जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो अगेन जो मेरे पास में गिवन चीज़ है उसको मैं एक बार नोट करता हूँ। तो यहाँ पर भी जो ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस लग रहा है। सो इस साइड के अंदर जो रेडियस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें भी कहीं यहाँ पर होगा। तो ये जो रेडियस इस साइड में कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि लाइट की लाइट जो इंसिडेंट आ रही है, जो स्ट्राइक कर रही है, उसकी डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ से आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो कैसी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और अगेन यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और जो u है वो ऑलवेज नेगेटिव, सो हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर इस साइड के अंदर। और जो μ1 है वो अपन को गिवन है 4/3 और जो μ2 है वो है 3/2। अब अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो फॉर्मूला मेरे पास μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे विथ साइन करेंगे तो μ2 यहाँ से कितना है 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। और अपॉन में क्या दिया हुआ v, तो v हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो v हो जाएगा माइनस μ1, तो μ1 यहाँ से क्या दिया हुआ 4/3 एंड अपॉन में क्या है u यहाँ से क्या माइनस का 20, तो यहाँ से हो जाएगा इनटू माइनस का 20 इज इक्वल टू μ2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस μ1 4/3 और अपॉन में हो जाएगा r यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सिंप्लाई करूँ सिंपल, तो ध्यान से देखिए 3/2v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/60 इज इक्वल टू, यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा वो 6 में 3 टाइम्स, 3 × 3 9 माइनस 3 2 टाइम, 2 × 4 8 और अपॉन में हो जाएगा 10। अगेन यहाँ से 3/2v प्लस 4/60 इज इक्वल टू 1/60।
आगे अगर सोल्व करूं तो यहाँ से 3/2e इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 माइनस 4/60। एलसीएम आ जाएगा 60 तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू में क्या रहेगा 3/2e। तो 3/2e इज इक्वल टू माइनस का 3/60। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3/2e इज इक्वल टू तो यहाँ से हो जाएगा 180 इज इक्वल टू माइनस का 6v। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 180 अपॉन माइनस का 6। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। बच्चा पार्टी यहाँ ध्यान दीजिए, v आ रहा है यहाँ पे माइनस का 30 सेंटीमीटर है। पहले ही बोल चुका हूँ कि लेंस के कंडीशन के अंदर u ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर v भी नेगेटिव प्राप्त होता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और अगर v पॉजिटिव मिलता तो इमेज कैसी बनती, रियल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो u ऑलवेज नेगेटिव और v भी नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो उस स्फेरिकल सरफेस के ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बनेगी। और ये इस v का नेगेटिव होना ही हमें शो कर रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और जो इमेज वर्चुअल होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और पोजीशन कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर है। आंसर ले आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसका जो इमेज किस तरीके से बनेगी। रे डायग्राम की बात करते हैं कि एक्चुअल में इमेज बनी कैसे होगी। तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे है वो इस डायरेक्शन में गई होगी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं इस पर मिलाऊंगा तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बन जाएगा और ये बन जाएगा इंसिडेंट एंगल। अब बच्चा पार्टी ये जो रे एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी किंतु वो चली जाएगी इस डायरेक्शन में। अब बात ये आती है कि ये रे मुड़ेगी कितनी। अब यहाँ पे बच्चे यहाँ थोड़ी सी रे है वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में ये मीडियम क्या डेंसर है और रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जब भी रह जाती है तो नॉर्मल की ओर झुकती है। तो मान ऐसा कुछ हुआ होगा कि रे है वो कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब बच्चे ये बोलते हैं और ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। बच्चे ये बोलते हैं कि इस कंडीशन के अंदर आपने रे को मोड़ करके यहाँ पे लेके आए थे और इस कंडीशन में रे को आपने कम क्यों मोड़ा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था बट यहाँ पे 4/3 है, 1 से कुछ ज़्यादा है। यानी कि इस डेंसर मीडियम की कंपैरिजन में ये बिल्कुल कम रेयर मीडियम है, जबकि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ ज़्यादा अंतर है और इस दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हो सकता है कि रे है वो कम ही मुड़ी होगी, इसलिए वो यहाँ न झुक कर इतनी झुकी होगी। अब अगर मैं इस रे को अगर पीछे की ओर अगर बढ़ाऊं, इस रे को मैं अगर पीछे की ओर बढ़ाऊं तो ये रे है वो इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी और एक रे है इस ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में गई होगी। तो एक रे है वो इस डायरेक्शन में गई होगी और ये जो है रे है वो वापस पीछे को मिलाने पर इस पॉइंट पर ये कटती हुई प्रतीत हो रही है। और ये जो डिस्टेंस है वो होगा 30 सेंटीमीटर। ये रे है, दो रे यहाँ पे एक्चुअल में कट नहीं कर रही है जबकि कट करती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए जब ऐसा होता है तो वो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। इसलिए इस केस के अंदर जो इमेज है वो कैसी बनेगी, नेचर वर्चुअल हो जाएगी और पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट की ही साइड में कैसी होगी, 30
सेंटीमीटर पर, और ये इमेज है वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी यानी सीधी बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी कैसी रहेगी, ऊपर रहेगी, और मैग्निफिकेशन भी इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे है वो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है हम लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, और लेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रिफ्रैक्शन से लेंस तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, उसको एक लेक्चर में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट। उससे पहले बच्चा पार्टी, आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि हम समय समय पर आपको वीडियो इसी तरीके से हमें वो देते रहे। धन्यवाद।